Hello class 12th, good morning and welcome in the first lecture of P block elements. P block elements contain 13 to 18 group. 13 and 14 group you have to study in class 11th, and in class 12th you have to study 15, 16, 17 and 18 group. ओके, सबसे पहले हम आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो आपने 11th में भी स्टडी करेंगे. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका H2O इज़ ए वीकर एसिड देन H2S. ठीक, तो इस क्वेश्चंस का आंसर हम 2 वे में दे सकते हैं. फर्स्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड बाय EH बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो H2S इज़ ए वीकर एसिड दैन H2S ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O. वाटर क्या है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. इसी वजह से जो आपका H2O है वो वीकर एसिड है. सेकंड क्या है कि H2S में EH बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बहुत ही लेस होती है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को जल्दी से रिलीज़ कर देता है. ठीक है, जबकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये हाइड्रोजन को जल्दी से रिलीज़ नहीं करता, इसलिए H2S इज़ मोर एसिडिक दैन H2O. सेकेंड क्वेश्चन है आउट ऑफ HF, HCl, HBr और HI लास्ट वन इज़ द गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो स्टूडेंट HF, HCl और HBI और HI ये आपके हेलो एसिड्स होते हैं. ठीक है, और हेलो एसिड्स में क्या है कि जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है. तो आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होने पर HI में HI बॉन्ड जो है वो बहुत ही वीक होता है और ये हाइड्रोजन को जल्दी से रिलीज़ कर देता है. ठीक है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ EH बॉन्ड डिक्रीज, हैंस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीज. सो द सीक्वेंस इज HF स्मॉलर दैन HCl स्मॉलर दैन HBI स्मॉलर दैन HI. तो HI इज़ ए मोर रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं और HI जो है वो दूसरों को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन को जल्दी से रिलीज़ कर देता है, इसलिए HI आपका मोर रिड्यूसिंग एजेंट है. थर्ड क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर दैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PS3. ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड है. NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल PS3 डज नॉट. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन NH3 वाइल इन PS3 वंडर वाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रेजेंट. ओके, तो इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई होता है. नेक्स्ट है H2S इज़ मोर रिड्यूसिंग एजेंट दैन H2O. ये क्वेश्चन आपका पहले आ गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल का हमें सीक्वेंस आपको देना है इन एलिमेंट्स के बीच में, और ये आपके 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. इनके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ. इनमें सभी के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ मूव करेंगे आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ करती है तो आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है. यानी कि ये आपका बॉन्ड पेयर है और ये आपका लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है. तो इन दोनों के बीच रिपल्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा. जैसे रिपल्शन इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो कंट्रैक्शंस होता जाएगा, कंट्रैक्ट होता जाएगा. ठीक है, यानी कि कम होता जाएगा. तो ऊपर से नीचे जाने पर हमारा यानी कि इन हाइड्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज़ करता जाएगा. तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज. सो बॉन्ड एंगल कंट्रैक्शन इंक्रीज. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज, यानी कि बॉन्ड एंगल कम होगा. नेक्स्ट है PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट. तो PCl5 तो एग्जिट होता है, NCl5 डज नहीं होता है. ये क्वेश्चन आपका क्लास 11th का है. तो फास्फोरस में क्या होता है कि फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जबकि नाइट्रोजन में जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, जिसकी वजह से आपका फास्फोरस जो है वो PCl5 बनाता है. यानी कि फास्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट कंपाउंड है और जबकि नाइट्रोजन नहीं है. तो 2 क्वेश्चंस का आंसर आपका ये हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर कैन फॉर्म
सल्फर कैन फॉर्म SF6 बट O2 कैन फॉर्म OF2, ओके, और O2F2 होता है ये O2F2 है, आप इसको सही कर लेना, O2F2 कर लेना इसको, ठीक है। तो ड्यू टू absence of d orbital oxygen cannot show sp3 due to hybridization but sulfur can show, ओके। नेक्स्ट है आपका PCl5 exist but Pi5 does not exist। अब देखो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन इन दोनों के साइज़ की बात करते हैं। तो क्लोरीन और आयोडीन में से आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन का साइज़ छोटा है, इसलिए फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन एटम्स को अपने आउटर मोस्ट शेल में एडजस्ट कर लेता है, अपनी चारों तरफ एडजस्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि Pi5 में आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होने पर जो फास्फोरस है वो आयोडीन को अपने चारों तरफ एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इन केस ऑफ PCl5 द साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर, सो phosphorus can adjust 5 chlorine atom around them easily, but in case of Pi5 the size of iodine is large, so P cannot adjust 5 iodine atom because of steric hindrance. Hence PCl5 exists but Pi5 does not। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि मोलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होना, ओके। अब ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी में, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन p ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल। देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ns5 np1-6, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल की p ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो आपका ns5 np1-6 है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपके 15 से लेकर 18 तक के ग्रुप है उनको एक स्पेशल नेम दिया गया है, ये 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है और ये साल्ट फॉर्मिंग होते हैं। 16 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है और ये और फॉर्मिंग होते हैं। 15 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को निकोजेंस के नाम से जाना जाता है और ये फर्टिलाइजर फॉर्मिंग होते हैं। 18 ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं वो आपके नोबल गैस या इनर्ट गैसेज होते हैं, ठीक है। एक नोट है कि यहाँ पर 13 से 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि 15 ग्रुप एलिमेंट दिए गए हैं, 16 ग्रुप एलिमेंट दिए गए हैं, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। अब इनमें प्रेजेंट यानी कि एक ही ग्रुप के इतने सारे एलिमेंट्स को लर्न करना पॉसिबल होता है, तो इसके लिए इजी वे बनाया जाता है जिससे हम इनको लर्न कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में यानी कि 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। इनको लर्न करने का तरीका होता है न्यूज़पेपर, आज सब बिके। 16 ग्रुप वाले में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलीडियम है और पोलिनियम है। इनको लर्न करने का तरीका है ओ स्टाइल से टिपो। 17 ग्रुप वाले में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है और ये होता है आपका एस्टेटाइन, ठीक है। तो इसके लिए आ जाता है फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ग्रुप वाले में जो होता है वो आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन होता है। इसके लिए हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, कॉपी, रानी की ये शो किया गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि आपके सभी ग्रुप में शो होता है, जो कि ग्रुप के लास्ट वाले एलिमेंट जो हैं वो शो करते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमारे लास्ट एलिमेंट के जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं यानी कि इनर्ट हो जाते हैं, तो यही इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो द रिडक्टेंस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट in a chemical bond formation is called inert pair effect. On moving down the group, chance of inert pair effect increase, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे तक जाएंगे, ग्रुप में आएंगे, तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो ये हमारे ग्रुप के एलिमेंट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड। तो इसमें इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये है, क्योंकि बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड इसमें सबसे ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। नाइट्रोजन तो बिल्कुल शो नहीं करेगा।
अब आती है बात नाइट्रोजन फैमिली की, हम बात करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली वाले जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1 से +5 तक शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि PCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, PCl5 में +5 होती है, NO2 में +4 है, N2O में +1 है और N2O5 में +5 है। तो यानी कि डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो +1 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो यानी कि इन 15 ग्रुप में -3 से +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है, ठीक है। पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो वो + से +5 में होती है, और अगर हम माइनस की बात करते हैं, इनकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो -3 से +5 तक होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर हम नाइट्रोजन का एक कंपाउंड लें NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, यहाँ पर ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो -3 N5 आर कॉमन, -3 और +5 आर कॉमन वैलेंसीज ऑफ दिस ग्रुप। नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम कोवैलेंसीज इन इट्स कंपाउंड। अब इन कंपाउंड में अगर हम कोवैलेंसी की बात करें, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये क्वेश्चन भी है आपका NCERT में कि N2O5 में नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी पूछी जाती है, तो वो आपकी 4 होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही शो करता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब बात आती है इनकी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड कैरेक्टर की। तो अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी ये आपके मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स होते हैं, बिस्मिथ जो है वो आपका मेटल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बिस्मिथ इज़ ओनली द मेटल्स इन 15 ग्रुप एलिमेंट वाई। तो क्यों होता है, क्योंकि इसका ये है कि बिस्मिथ इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट या 15 ग्रुप ड्यू टू विच इट्स एटॉमिक साइज इज़ वेरी लार्ज। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ तो इंक्रीज़ करता ही है, तो इसका बिस्मिथ का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। एंड हैज़ वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, लो होती है। तो सो बिस्मिथ इज़ द ओनली मेटल इन दिस 15 ग्रुप। अब आपको पता ही है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HNO3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउ एवर नाइट्रस इनकी HNO2 एसिड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि HNO3 में नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि +5 वो होती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ तो नहीं सकती, इंक्रीज़ तो नहीं कर सकती है, लेकिन डिक्रीज़ जरूर कर सकती है। और HNO2 में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की वो +3 आती है, तो यानी कि +3 से इंक्रीज़ भी कर सकती है और +3 से डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है। तो इन HNO3 नाइट्रोजन हैज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15, so it does not further oxidize, only reduce, so it can serve as a oxidizing agent only, while in nitrous acid HNO2 nitrogen has +3 oxidation state, so it further oxidize or reduce, hence no serve as a oxidizing as well as reducing agent, यानी कि hence NO2 serve as oxidizing as well as reducing agent। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF6 exist but Si6 not, Si6 नोट यानी कि SF6 तो बनता है लेकिन Si6 नहीं बनता है। तो इन IF7 कैन एग्जिस्ट बट BRF5 डज नॉट। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट आपका लास्ट में भी आ चुका है, लास्ट टाइम मतलब लास्ट अब आ चुका है, ऊपर आ चुका है, तो आप उसको वहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पर आता है कि IF7 कैन एग्जिस्ट बट BRF7 इज़ नॉट वाई। तो इसका भी आंसर एटम्स के साइज़ पर डिपेंड है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, जो कि 7 फ्लोरीन एटम्स को अपने चारों तरफ एडजस्ट कर सकता है। लेकिन BRF7 की बात हम करें तो BRF7 में ब्रोमीन का जो साइज़ है वो छोटा होता है, ये 7 फ्लोरीन एटम्स को अपने चारों तरफ एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है PCl5 कैन एग्जिस्ट बट PH5 डज नॉट वाई। तो इसमें क्या है कि PCl5 में
ये जो है वो आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट में d ऑर्बिटल्स में पहुंचने चाहिए, यानी कि वैकेंट d ऑर्बिटल होनी चाहिए और एक्साइटेड स्टेट में जो वैकेंट d ऑर्बिटल है वो हाफ फुल d ऑर्बिटल हो जानी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन में तो कोई d ऑर्बिटल होती ही नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो pH5 नहीं बनाता। तो इन केस ऑफ PCl5 sp3d hybridization is possible because chlorine is electronegative element and it can exist 3s electrons to 3d sub shell, but in case of hydrogen excited state cannot be achieved because hydrogen is a less electronegative element and it cannot exist 3s electron to 3d subshell, thus sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि हाइड्रोजन में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए pH5 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज़ वीकर देन pp बॉन्ड वाई। ठीक है, तो ये आएगा इन केस ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज़ स्मॉलर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉलर होती है, सो द lone pair repulsion is strong so it can break easily, but in case of pp the bond length is so large and the lone pair repulsion is also weaker so it cannot break easily, hence nitrogen bond weaker than phosphorus। ओके, नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या करना है आपको कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो स्टूडेंट अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है और ऊपर वाले जो हैं आपके वो लेस स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आपको पता है जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपकी लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन पर। तो जब हम बात करते हैं और साइज़ पर डिपेंड करती है, तो साइज़ जितना छोटा होगा और चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी तो रिपल्शन उतना ही ज़्यादा होता है, और जब रिपल्शन ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अगर हम इनमें बात करें फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है और चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके बीच में क्या होने लगता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होने लगता है और जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ हैलोजन एवरी एलिमेंट्स हैव 3 LP repulsion is more in F2 in comparison to the other, so the bond of F2 can break easily, then order of stability will be shown in our line, यानी कि आपका फ्लोरीन सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा, कम स्टेबिलिटी होगी, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, आपकी आयोडीन की होगी। ओके, अब आता है नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन की कंपाउंड। देखिए फर्स्ट कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन N2 की स्ट्रक्चर ये होती है, इट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड को जब सोडियम नाइट्रेट के साथ हीट किया जाता है, यानी कि सोडियम नाइट्राइट जो होता है वो आपका चिली साल्ट बिटर भी होता है, तो हमें डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर भी आपका डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्योर डाई नाइट्रोजन बनाने का एक तरीका होता है फ्रॉम बेरियम एजाइड को आप हीट कर दीजिए, बेरियम और डाई नाइट्रोजन बन जाएगा। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स नाइट्रोजन की आपके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है आपका N14 और एक होता है N15। यहाँ पर N14 जो है वो मोस्ट कॉमन अबंडेंट फॉर्म होती है। ओके, इसके लिए एक क्वेश्चन है एट इनर्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बेस्ड है। इट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड। ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो है वो इसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट फॉर्म नाइट्राइट विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि मैग्नीशियम और लिथियम के साथ ये नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है। ये इक्वेशन आपकी 11th क्लास में भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन ए वायर ऑफ मैग्नीशियम इज हीटेड अंडर द एटमॉस्फेयर ऑफ N2।
ठीक है। तो जब हम नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में मैग्नीशियम वायर को हीट कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड इज फॉर्म। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी कि हैवर प्रोसेस। तो हैवर प्रोसेस में क्या है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक होती है, और ये रिएक्शन आपकी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है। ये भी आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में स्टडी की है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इस पर आपने लीस्ट चैटलेयर प्रिंसिपल का इफेक्ट देखा होगा, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसनट्रेशन का। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है, और इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो रिएक्शन के साथ डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये NO बनाता है, N2O बनाता है, N2O2 बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है और N2O5 बनाता है, ठीक है। अब क्या है कि इन सभी ऑक्साइड में जो होती है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती है, एसिडिक करैक्टर भी आपका इंक्रीज़ करता है। अगर डिफरेंट नाइट्रोजन की या किसी भी एलिमेंट के आपको डिफरेंट ऑक्साइड दे दिए जाएँ और उसमें उनका इंक्रीजिंग एसिडिक करैक्टर पूछा जाए तो आप ऑक्सीडेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। यानी कि जिस भी ऑक्साइड में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा आएगी उसका एसिडिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो एसिडिक करैक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑन गोइंग डाउन इन ऑल ग्रुप एसिडिक करैक्टर इंक्रीज एज द ऑक्सीडेशन इंक्रीज। ओके, अब आता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ N2 की हमें एप्लीकेशन लिखनी है, कौन कौन सी होती है। इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया एंड कैल्शियम साइनाइड, ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। लिक्विड N2 इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स इन फूड आइटम्स एंड इन बायोलॉजिकल सर्जरी। बाय हेल्प ऑफ N2 वी कैन क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट है राइट द लैब प्रिपरेशन ऑफ N2 की हम अगर लैब प्रिपरेशन मांगी जाती है एग्जाम में तो आप ये वाली देंगे। इनकी अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl N2 और H2O बनाता है। इसी तरह से अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो N2 और H2O बन जाता है। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट। राइट डाउन द रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। यानी कि सोडियम अजाइड को जब हीट किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट करने से, तो हमारा सोडियम और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई N2 इज़ लेस रिएक्टिव। ये भी आपका पहले आ चुका है क्वेश्चन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है ओनली नाइट्रोजन इन इट्स ग्रुप हैज़ कैपेसिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये तो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो इसका आंसर है बॉन्ड विद इट सेल्फ और विद अदर एलिमेंट्स। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ ही तो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और अदर एलिमेंट के साथ भी ये पी पाई का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्यों? और इसका एक क्वेश्चन और बन जाता है नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन एंड ऑक्सीजन बट इट्स टेंडेंसी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। यानी कि नाइट्रोजन ही केवल ऑक्सीजन और कार्बन के साथ मल्टीपल का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये टेंडेंसी डिक्रीज करती जाती है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि नाइट्रोजन कंटेन 2p ऑर्बिटल, सो इट कैन ओवरलैप विद कार्बन एंड ऑक्सीजन ईजिली एंड मेक मल्टीपल बॉन्ड। इसके पास केवल 2p ऑर्बिटल होती है और ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ईजिली से ओवरलैप कर लेता है और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज दे आल्सो कंटेन 2p ऑर्बिटल। क्योंकि इनके पास भी क्या होती है, 2p ऑर्बिटल ही होती है। दोनों के पास, इनके पास भी होती है कार्बन और ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोजन के पास भी। बट इन केस ऑफ फास्फोरस इट कंटेन 3p। लेकिन फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस में 3p ऑर्बिटल्स आ जाती है एंड p ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप विद कार्बन एंड ऑक्सीजन बिकॉज दे कंटेन 2p ऑर्बिटल्स, हैंस इट टेंडेंसी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
वाई डज R3PO एग्जिस्ट बट R3NO डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर R का मतलब हाइड्रोजन से है, ठीक है। तो ये भी आपका ओवरलैपिंग पर ही बेस्ड है, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट कंटेन डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। एंड हैंस इन R3NO p पाई d पाई बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल। जब हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं है तो यहाँ पर p पाई और d पाई बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो सो R3NO डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन द अदर हैंड फास्फोरस कंटेन डी ऑर्बिटल, जबकि फास्फोरस पर क्या होती है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। तो सो इन R3PO p पाई d पाई ओवरलैपिंग इज़ पॉसिबल, यानी कि R3PO में तो आपकी p पाई और d पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पॉसिबल है, जबकि आपकी R3NO में पॉसिबल नहीं है। इसलिए R3NO जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है और R3PO एग्जिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन हेवर प्रोसेस द्वारा आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, लास्ट में भी आ चुका है ये कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आपके लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है, ठीक है। डिस्कस द फेवर कंडीशन ऑफ द मैन्युफैक्चर्स ऑफ अमोनिया बाय हेवर प्रोसेस। तो वही है आपका लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टू इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ N2NH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेवर प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ CO इज़ अवॉइड। CO की प्रेजेंस हम अवॉइड करते हैं, इनकी कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो यहाँ पर ये इसलिए है कि ये पॉइजन का काम करता है, पॉइजन कैटलिस्ट का काम करता है। और पॉइजन कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन की रेट को कम कर देता है, यानी कि डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे तो जो हमने इस प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज़ करे हैं वो उनको डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ CO इज़ अवॉइड बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट पॉइजन इन द रिएक्शन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेवर प्रोसेस NH3 शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड। जैसे ही अमोनिया बनती है वो रिमूव हो जाती है अगर हम इसको किसी कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स वापस बन जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म नाइट्राइड्स। नाइट्राइड से हम किसको बना सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड को आप मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन जाती है। अब टेस्ट ऑफ अमोनिया। अमोनिया के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। अमोनिया को एक्वस HCl के साथ हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड की वाइट फिल्म्स निकलती हैं। ये आपने 11th क्लास में लैब में भी प्रैक्टिकल किया होगा। When a glass moist with HCl comes in contact with NH3, white fumes of NH4Cl are evolved, ठीक है। ये आपको नहीं करना है कुछ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है when NH3 is passed through Nelsel reagent in the presence of KOH, brown precipitate of iodine यानी कि मिलियंस वेज इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है। यानी कि NH3 को जब हम नेल्सल रिएजेंट में पास करते हैं तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है और वो मिलियंस वेज का होता है। और जो आपका नेल्सल रिएजेंट होता है उसका फॉर्मूला K2HgI4 होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया presence of Cu positive and Ag positive ions can be deducted। यानी कि किसी सोल्यूशन में अगर कॉपर आयंस और सिल्वर आयंस आपके प्रेजेंट है तो वो हम अमोनिया की हेल्प से हम कर सकते हैं। यानी कि अगर इन सोल्यूशन में जिसमें आपका कॉपर आयन और सिल्वर आयन प्रेजेंट है उनमें हम अमोनिया पास करा देते हैं तो डीप ब्लू कलर आता है कॉपर के केस में, और आपका जो सिल्वर के केस में है वहाँ पर ये कलरलेस हो जाता है और डाई अमाइन से सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद जिंक एंड आयरन आयंस। तो FeCl3 जब NH4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है इसका, ठीक है। और ZnSO4 जब NH4OH के साथ यानी कि अमोनिया के हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है यानी कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तब आपका यहाँ पर ये ZnOH का वाइट प्रेसिपिटेट आता है और अमोनियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर सल्फेट ट्रीटेड विद NH4OH। तो आपका वही है डीप ब्लू कलर आता है,
ठीक है, CSO4 को जब NH4OH के साथ रिएक्शन कराते हैं और क्या बनाता है, टेट्रामाइन कॉपर बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद NH4OH। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन अभी कंफर्म नहीं हुई। तो ये है आपका AlCl3 प्लस NH4OH, तो ये है NH4Cl और ये वाइट प्रेसिपिटेट आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। CrCl3 प्लस NH4OH और ये आपका CrOH का होल थ्राइस बनता है, ये आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कन्फर्मेशन इस वाली रिएक्शन में नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है FeCl3 विद NH4OH। जब FeCl3 NH4OH के साथ रिएक्शन करती है, NH4Cl के साथ रिएक्शन करती है, तो FeOH के होल थ्राइस का आपका वाइट ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। अब आपका ये एक NCERT का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई NH3 इज़ बेसिक एंड BiS3 इज़ ओनली फेबली। यानी कि जो आपका NH3 है वो मोर बेसिक होता है, जबकि आपका बिस्मिथ हाइड्राइड जो है वो आपका वीक होता है। फेबली का मतलब यहाँ पर वीक से होता है। या इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई NH3 हैज़ ए ग्रेटर एफिनिटी यानी कि अट्रैक्शन फॉर प्रोटॉन देन दैट ऑफ PS3। तो यही है कि अमोनिया का जो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसका साइज़ छोटा होता है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। तो नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज इन कंपेरिजन टू रेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, सो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, that is why NH3 is more basic and have greater affinity towards proton than other element of this group। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो एक N2O को हम कैसे बना सकते हैं, NH4NO3 को हीट कर दीजिए, N2O का बन जाएगा। तो यह बन गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपका कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल इन नेचर में कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट है व्हाई डज NO2 डाइमराइज। NO2 जो है वो डाइमराइज क्यों होता है, या NO2 ऑन डाइमराइज बिकम कलरलेस। जो NO2 होता है वो डाइमराइजेशन पर कलरलेस हो जाता है। तो ये है इसका, सिंस इन NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इज प्रेजेंट। क्योंकि NO2 में क्या है कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पर ये क्या है कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये डाइमराइज होता है तो वो जो आपके ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी पेयरिंग में चले जाते हैं, ठीक है। जब वो पेयरिंग में चले जाते हैं तो डाइमराइज होने पर उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है और ये खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हो जाते हैं। तो सिंस इन NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट, हैंस इट इज़ कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक टू पेयर्ड अप इट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, NO2 अंडरगोज डाइमराइजेशंस टू प्रोड्यूस N2O4। ओके, डाइमराइज होने पर ये N2O4 देता है और इसके जो आपके कलर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक बन जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये NO2 ब्राउन है, कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। ये बन गया डाइमराइज होने पर N2O4 यानी कि डायमैग्नेटिक और कलरलेस बन गया। यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर शो की गई है। इसी में पूछ लेते हैं कि इसकी कोवलेंसी कितनी है। तो कोवलेंसी में ये आपकी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है वो कोवलेंसी कितनी है। तो एक नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो एक नाइट्रोजन की यहाँ पर कोवलेंसी कितनी है आपकी, 4, मैक्सिमम कोवलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लुईस बेस। आपको पता ही है क्यों करता है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। व्हाट इज़ द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज N2O5। ये रहा क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो NaNO3 की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ जब करा देते हैं तो NaHSO4 और NHNO3 बनता है। मैन्युफैक्चर्स बाय ओस्टवाल प्रोसेस द्वारा हम इसको कैसे बना सकते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराइए तो ये आपका NO बनता है। ये NO दोबारा से O2 के साथ रिएक्शन करके 2NO2 बनाता है और ये NO2 जो है वो दोबारा से हाइड्रोलाइसिस होकर HNO3 बनाता है।
तो NO thus formed is recyclic and forms 68% कंसनट्रेटेड HNO3 बाय मास, यानी कि इसमें बना हुआ जो NO होता है हम उसको रिसाइक्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और 68% कंसनट्रेटेड HNO3 बनता है इस प्रोसेस में। क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंसनट्रेट HNO3 ऑब्टेन फ्रॉम ओसवाल्ड प्रोसेस अप टू 98% बाय मास। अब वो हमारे ओसवाल्ड प्रोसेस में तो कितना बना, ओसवाल्ड प्रोसेस में हमारा जो बना वो बना 68%, लेकिन हम उसको 98% मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कि 68% बाय मास HNO3 इज स्टेटेड विद कंसनट्रेट H2SO4, इनकी H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। तो टू गेट 98% HNO3 बाय मास, क्योंकि जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेशन कर देता है, ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो 68 से 98% मास में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंसनट्रेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट शो करता है डिफरेंट कंसनट्रेशन में। जैसे कि अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें नाइट्रेट्स मिलते हैं और NO2 मिलता है, लेकिन अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो नाइट्रेट्स के साथ हमें NO मिलता है, और अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो नाइट्रेट के साथ NO2 बनता है। ओके, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई गई है, कॉपर की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराई गई है, और Zn की रिएक्शन भी आपकी डाइल्यूट के साथ कराई गई है, और यहाँ Zn की रिएक्शन आपकी कंसनट्रेट के साथ कराई गई है। तो जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी अगर आपका कंसनट्रेट है, डाइल्यूट है, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि या वेरी डाइल्यूट है, उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन के प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन की। जब हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HiO3 और आपका यहाँ पर जो है वो कंसनट्रेट यानी कि NO2 आपका बनता है। यहाँ पर ये NO2 है। ओके, कंसनट्रेट के साथ जब हम कराएंगे तो NO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन की जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सल्फ़र के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फास्फोरस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो फास्फोरिक एसिड, NO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब इन तीनों ही प्रोसेस में क्या है कि हमने यहाँ पर कंसनट्रेट का यूज़ किया है। कंसनट्रेट का यूज़ किया है तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनना है। क्वेश्चन है क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद HNO3। क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दीज मेटल्स आर कन्वर्टेड विद देयर लेस इफेक्टिव ऑक्सीडेशन लाइक ऑक्साइड्स like Al2O3 and Cr2O3. Hence these metals do not react with HNO3. Next question है name the metals which release H2 on treatment with HNO3। तो आपकी मैग्नीशियम और मैग्नीज ये मेटल्स जो होती हैं वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका NCERT का है, नेम द मेटल्स विच कैन नॉट बी डिजॉल्व HNO3। वो मेटल जो कि आपकी HNO3 में डिजॉल्व नहीं होती। तो प्लेटिनम, गोल्ड, निकिल डू नॉट रिएक्ट HNO3 बट दे इजीली डिजॉल्व एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यानी कि HNO3 और HCl का रेशो और किस रेशो में लेंगे, 1:3 में लेंगे, तब तो हम इन मेटल्स को इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैसेज विच इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट बाय डेंटिस्ट ड्यूरिंग डेंटल सर्जरी। तो इसमें आपकी आती है N2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस नाइट्रेट रिंग टेस्ट एंड ब्राउन रिंग टेस्ट। ये आपका प्रैक्टिकल का भी है और आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो नाइट्रेट आयन यानी कि जिस भी साल्ट में आपका नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है उसमें आप फेरस सल्फेट मिलाते हैं, क्योंकि इसमें Fe प्रेजेंट है, Fe+2 प्रेजेंट है, उसका एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, तब आपका NO + Fe+3 और 2H2 बनता है। यानी कि इसको हम ये दे सकते हैं, इस वाले कंपाउंड की ब्राउन रिंग बनती है और इस रिंग का नाम है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट।
which nitrate salt is mixed with FeSO4 and H2SO4, then formation of a brown ring take place. The compound present in brown ring is nitrosoferrous सल्फेट। ओके स्टूडेंट, ये जितने भी इस चैप्टर आज हमने टॉपिक में हैं और क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस करे हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, उनको ध्यान से सुनें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।